गुड इवनिंग। फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम लगातार जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जो है सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिसमें अभी जो है ज्योग्राफी हम लोग शुरू कर चुके हैं और एक वीडियो ज्योग्राफी का पहले ही ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने संसाधन को ही पढ़ा था, शुरुआत किया था उसका, कुछ पार्ट्स हमने पढ़े थे। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमने जो है ये 3 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे और बाकी के जो 4 पार्ट्स और रह गए थे उनको अभी हमें पढ़ना बाकी है। ठीक है, लास्ट क्लास इसी स्लाइड पे हुआ था और उसके बाद से फिर कोई क्लास हुआ नहीं है, देख ही सकते हैं। ठीक है, बारिश के कारण आज पानी जमा हुआ था ऑफलाइन कोचिंग के आसपास, जिसके कारण आज ऑफलाइन क्लासेस चली नहीं, बंद थी। तो जाहिर सी बात है, स्लाइड्स जैसी थी वैसे ही है। ठीक है, आज कहीं बाहर गया भी नहीं हूँ बारिश हो रही थी, कहाँ जाता भीगने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं इसका सेकंड लेक्चर ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग बात करेंगे संसाधनों के महत्व, संसाधनों के संरक्षण कैसे कर सकते हैं और इनके संरक्षण के लिए आज तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने प्रयास किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर तो देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हुए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आपके जो सिलेबस में दिया गया है उसके बेसिस पे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। और साथ ही साथ एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और वो है आपका ये सतत विकास की अवधारणा। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा जो है ये जुड़ा हुआ है विकास की प्रक्रिया से और संसाधन के संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। तो इनको भी हम जो है समझेंगे एक एक करके, और इसको समझने के बाद यकीन मानिए आपका एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से, इन चैप्टर्स से आपका नहीं छूटने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हमने जो है एक स्कीम बनाया है, तैयारी किया है कि आपको हम कुछ क्वेश्चंस जो है होमवर्क के रूप में दिया करेंगे और उस होमवर्क को आपको बनाना है, अपने कॉपी में लिखना है, आंसर राइटिंग करना है और आपको वो इवैल्यूएट भी कराना है, चेक भी कराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन में कॉपी चेक कैसे करेंगे। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसी का तरीका है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आप इस नंबर पर जो है अपना आंसर्स का PDF बना करके भेज देंगे और हम उसे डाउनलोड करके चेक करेंगे और उसमें जो अच्छी बातें हैं उसकी ऑफ कोर्स तारीफ भी करेंगे, और अगर उसमें कोई चीज़ कमी है, मान लो कि कोई पॉइंट उसमें ऐड करना है या कोई तथ्य जो आपने लिखे तो हैं बट उसको लिखने का तरीका जो है और बेहतर हो सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे आपके साथ। उसके लिए अलग से भी वीडियो बनाए करेंगे, उसकी सीरीज चलेंगी। फिलहाल इस नंबर पर आप हमें अपने होमवर्क्स जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका रहेगा हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने का। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, हाँ, कॉल्स मत करिएगा, थोड़ा बिजी रहते हैं हम भी, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे की पढ़ाई करने के लिए हमें समय चाहिए होता है, व्यस्त होते हैं। अगर बार बार फ़ोन आएगा तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता हूँ, तो इसके चलते आप फ़ोन मत करिएगा, खाली आप मैसेज कर दीजिएगा और भी PDF फॉर्मेट में। ठीक है, ग्रुप में भी ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो अपना नाम लिख करके जो है हमें बता दीजिएगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, और ताकि क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको अगर चाहिए होगा तो वो उस ग्रुप में जो है आपको मिल जाया करेगा। कई बार देखिए मैं नोट्स जो हूँ कम प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए। समझाऊंगा मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ उसमें काफ़ी हद तक अच्छा समझाऊंगा मैं, और मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इन टॉपिक्स से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर उसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, शायद हो सकती हैं जो आपके समझ में ना आए,
एक बार में ना आए तो आप दोबारा से उसको देखिए, दोबारा भी अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये वाला टॉपिक जो है आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको दोबारा से कराइए, ठीक है। तो वो हम एक अलग से वीडियो में हम उस पर और ज़्यादा रिसर्च करेंगे, समझेंगे, हम खुद उसको बेहतर तरीके से और ज़्यादा समझेंगे, सोचेंगे कि हमने वहाँ पर क्या कमी रह गया है जिसके कारण हम आपको वो पूरा चीज़ नहीं समझा पाए। उसको एनालाइज करने के बाद हम आपको जो है फिर से समझाएंगे ताकि उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्लैरिटी हो सके, ठीक है। तो ये सब तो हमारा रहा तरीका पढ़ाने का, पढ़ने का। और एक और महत्वपूर्ण बात आपके लिए मैं बता दूं कि जब भी हम ये वीडियो शुरू करते हैं, आप कॉपी, कलम और साथ में अपनी किताब, कौन सी किताब लेनी है? एनसीईआरटी की किताब लेनी है। हाँ, आप भारतीय भवन की किताबें भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय भवन की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें काफ़ी हद तक सेम होती हैं, लेकिन हाँ ये इसमें एक चीज़ मैं एडवांटेज देता हूँ यहाँ पर बिहार बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी को, और जो दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भारतीय भवन को मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय भवन में ज़्यादा चीज़ें जो है आसान शब्दों में दी गई है, ठीक है। और बिहार बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी क्यों सजेस्ट करता हूँ, तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट आ जाते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक से अंदर से, चैप्टर के अंदर से किसी एक लाइन से हो, या चैप्टर के बाहर जो एक्सरसाइजेस दिए हुए होते हैं वहाँ से हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन उसी से रहेंगे, क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं आते हैं। इसीलिए बिहार बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी यानी कि जो बिहार बोर्ड की तरफ से जो बुक आता है एससीईआरटी का, स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट एंड एजुकेशनल बुक जो आता है वो, ठीक है, उसको मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। एक मिनट मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ पहले। चलो, इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था तो दरवाज़ा बंद कर दिया है, ठीक है। अब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्लियर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, माता सरस्वती को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि हम आगे की तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। संसाधनों का महत्व आज पढ़ना है हमें, ठीक है। संसाधन क्या होते हैं ये सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दिया था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग इसके महत्व को जानते हैं। तो आपको पता है कि संसाधन जो है वो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसीलिए तो उसको हम संसाधन कह रहे हैं। नहीं, कोई भी वस्तु जो हमारे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसको कहते हैं संसाधन, ठीक है। तो हर चीज़ में हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई ना कोई वस्तु चाहिए, कोई ना कोई साधन की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो वो संसाधन कहे जाते हैं। अब चाहे ये किसी भी तरीके से हो, अब ये चाहे सामाजिक स्तर की बात करें या राजनीतिक, आर्थिक, किसी भी स्तर पे अगर हम बात करें तो संसाधन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके महत्व को समझाने के लिए एक लाइन कहा जाता है कि संसाधन किसी भी देश के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होती है। रीढ़ की हड्डी समझते हैं ना, रीढ़ की हड्डी का महत्व हमारे बॉडी में क्या है, सोचिए क्या है। रीढ़ की हड्डी अगर हमारे बॉडी में ना रहे तो हम जो है सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे, उठना बैठना हो ही नहीं पाएंगे, बैलेंस हम कर ही नहीं पाएंगे बॉडी का। इसलिए देखिए किसी को अगर रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, है ना, तो वो पूरा अपंग हो जाता है, उसका बॉडी काम ही नहीं करता, या तो कमर से नीचे का पार्ट पूरा बेकार हो जाएगा, या ऊपर या पूरा शरीर भी जो है बेकार हो सकता है। तो एक तरीके से जो है, जिस तरीके से हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, उसी प्रकार जो है संसाधन का महत्व किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए होता है। क्योंकि अगर संसाधन नहीं होगा तो वो विकास कैसे करेगा, वो कैसे रेलवे के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा, वो कैसे ब्रिजेज बनाएगा, वो कैसे जो है सड़कें बनाएगा, वो कैसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा, वो कैसे बस सर्विसेज चलाएगा, वो कैसे सोलर सिस्टम जो है डेवलप करेगा, वो कैसे बिजली बनाएगा, वो कहाँ से कोयला लाएगा, वो कहाँ से पेट्रोल लाएगा, है ना। अगर ये सब चीज़ें ना रहे तो सोचिए आप, किसी देश का विकास हो पाएगा क्या? मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, असंभव सा लगता है, ठीक है। पर एक चीज़ है कि इसमें जो है केवल संसाधन का होना ही आवश्यक नहीं होता है,
उस संसाधन का होना और संसाधन को सही तरीके से उपयोग करना, यानी सुनियोजित ढंग से उपयोग किया जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं इस चीज़ को आगे स्पष्ट करूंगा आपको। फिलहाल जो लाइनें मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए, और बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है आपको लिखना कैसे। ठीक है, पहले जो मैं जैसी भी जिस भी भाषा में समझा रहा हूँ समझिए उसको। ठीक है, उसको समझिए, ध्यान से सुनिए पहले, फिर आगे जो है लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, तो किसी भी देश के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए संसाधन मेरुदंड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है ना। क्योंकि संसाधन के अभाव में कोई भी देश विकास नहीं कर पाता है। उसे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की सड़क परियोजना, जल की आपूर्ति, बिजली आपूर्ति इत्यादि के लिए उसे संसाधन की आवश्यकता होती है। फिर ये संसाधन चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, मानव निर्मित संसाधन हो, या स्वयं मानव संसाधन ही क्यों ना हो, उसके लिए जरूरत होती है। अब जैसे मैंने कहा कि संसाधन की उपलब्धता किसी भी देश के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन अब सोचो कि कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके पास संसाधन न के बराबर है, बिल्कुल न के बराबर है, बहुत कम संसाधन है, फिर भी वो आज ऐसे देश की तुलना में जिसके पास संसाधन बहुत है उनसे भी आगे जाके बैठे हैं, विकास की स्थिति में काफी बेहतर है। जैसे जापान, है ना, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल जापान की, है ना। ये जापान के पास जो है ना संसाधन बहुत कम है मेरे दोस्त। क्या है? संसाधन बहुत कम है। ठीक है, ये विजुअल तो है ना जो लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंक कम लग रहा है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इंक भर लेता हूँ, तो 2 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, इंक भर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। ओके, चलिए। चलिए देखिए, तो ये जापान की बात हम कर रहे थे। जापान के पास संसाधन बहुत कम है, फिर भी इसने जो है अपने मानव संसाधन के बदौलत, विकसित मानव संसाधन का उपयोग करके, उस अपने मानव संसाधन का क्या संगठित रूप से इस्तेमाल किया, उपयोग किया, और उसके बदौलत आज जो है ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में जाकर खड़ा हो गया है। नहीं, सबसे विकसित देशों की पंक्ति में जा खड़ा हुआ है। तो क्या संसाधन का होना एक बात है, ध्यान रखिएगा, संसाधन का होना एक बात है और संसाधन का समुचित उपयोग करना दूसरी बात है। ठीक है, इनमें दोनों ही महत्वपूर्ण है। संसाधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा वाला है, संसाधन को सुनियोजित ढंग से उपयोग करना। जैसे अपने भारत के पास संसाधन तो बहुत है ना, भारत के पास जो है संसाधन जो है बहुत है, पर इनका जो है सुनियोजित ढंग से उपयोग नहीं हो पाया है। हम ये कह सकते हैं कि इसका जो है 20% भी संसाधन सही से उपयोग नहीं हो पाया है। बहुत सारे संसाधन ऐसे होते हैं जिसका जहाँ पर कम संसाधन की आवश्यकता, फिर भी वहाँ पर जो है कम संसाधन में भी जो काम हो सकता था उसके लिए अधिक संसाधन हमारे खर्च हो जा रहे हैं, और फिर भी उसका जो परिणाम होना चाहिए, जो विकास की स्थिति दिखाई देनी चाहिए, वो उतनी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि संसाधन किसी भी देश के लिए आर्थिक रूप से मेरुदंड के जैसे महत्वपूर्ण होता है। संसाधन की उपलब्धता किसी भी देश को विकसित या पिछड़े देश की श्रेणी में रख सकता है। संसाधन की कमी के बावजूद भी उसका सुनियोजित ढंग से उपयोग किए जाने पर वह देश, वह राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। इसके लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है, जिसकी चर्चा इस टॉपिक में कहीं पर किया ही नहीं है मैंने। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको संसाधन नियोजन जो है समझा देता हूँ। ठीक है, समझना जरूरी है। ठीक है, शायद मैंने इसको छोड़ दिया था कि चलो इसी महत्व में ही बता दूंगा। ये तो कई दिन पहले लिखा था ना, तो मुझे इतना याद भी नहीं है कि इसको किस हिसाब से लिखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो संसाधन नियोजन क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, अभी कुछ देर तक जो है ये इंक ऐसे ही चलेगा, कुछ देर बाद जो है ये सही तरीके से काम करना शुरू करेगा। तो संसाधन नियोजन, ठीक है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, संसाधन नियोजन की। ठीक है, तो ये होता है क्या? तो ये संसाधन नियोजन कहने का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से देश में उपलब्ध संसाधनों क्या है देश में उपलब्ध संसाधनों को सुनियोजित ढंग से एक निश्चित समय के भीतर किसी विकासात्मक योजना में खर्च करते हैं। ठीक है, मतलब फिर से सुनिए इसको। ठीक है, एक निश्चित अवधि में निश्चित योजनाओं के अंतर्गत संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग को ही क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित विकास की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन नियोजन कहा जाता है। देखो भाई, मेरा अपना ऐसा है ना कि हम रट्टा मार के तो याद किए नहीं है। ठीक है, तो मेरा क्या होता है कि जब भी मैं बोलता हूँ 2 बार बोलूंगा, 2 बार चेंज कर जाएगा, कुछ ना कुछ नए शब्द ऐड हो जाएंगे, कुछ शब्द घट भी जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, आपको जो आसान और एक पूर्ण परिभाषा लगे उसको जो है आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया संसाधन नियोजन की परिभाषा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहले बोला उसी को बोल लूँ। ठीक है, हालांकि मुझसे ये थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि किसी निश्चित अवधि में निश्चित विकासात्मक योजनाओं के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन नियोजन कहा जाता है। ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया। अब एनसीईआरटी की लाइन में सीधा, बहुत सिंपल लाइन में, एक ही लाइन में जो है सीधा राफेल जैसा जो है छोड़ दिया है लाइन। ठीक है, बहुत छोटा सा लाइन छोड़ दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में कहा गया है कि ध्यान, इसमें कहता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में कह दिया। आप चाहे तो बस ये एक लाइन भी याद कर सकते हो, क्या दिक्कत है? ठीक है, कहलाता है। पर अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देता है आपसे तो एक लाइन लिखना थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाता है, नहीं? तो अगर ये एक लाइन आप लिख रहे हो तो इसके साथ और भी कुछ उदाहरण देके एक्सप्लेन कर देना, या नहीं उदाहरण नहीं देना चाहते हो तो मैंने जो आपको इससे पहले परिभाषा बताया है उसको लिखना है, मैं उसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करता हूँ, लिख देता हूँ, फिर जो है आपको दिखा दूंगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा खींच जाएगा। चलिए, लिख दिया है मैंने यहाँ पर इसको। ठीक है, एक निश्चित अवधि में विकास की पूर्व नियोजित उद्देश्यों को पूरा करने या प्राप्त करने, है ना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यहाँ पूर्ति को हटा करके प्राप्ति लिख देते हैं। ठीक है, प्राप्ति शब्द ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। यही मैंने बताया था, इसको लिख दिया है मैंने। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि संसाधन नियोजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपके बुक्स में क्या क्या बातें बताई गई है ना। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बताई गई हैं वो है, सबसे पहला संसाधनों का सर्वेक्षण करना। क्या है? संसाधनों का सर्वेक्षण करना, पहला बात बताया उसने। दूसरा बात बताया है कि उन संसाधनों की गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना, मतलब उसमें क्या क्या गुण है, किस क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है। जैसे आपको हम एक कहानी बताते हैं, जब रतन टाटा, मतलब बहुत पहले जब टाटा कंपनी की शुरुआत होनी थी, बहुत पहले की बात है, जमशेदजी टाटा की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जमशेदजी टाटा की बात कर रहा हूँ। तो ये जमशेदजी टाटा जो है, जब अपनी कंपनी शुरू करना चाह रहे थे तो उस समय कई सारी कंपनी ऑलरेडी चल रही थी। ये स्टील की कंपनी जो है शुरू करना चाह रहे थे, स्टील की कंपनी। ठीक है, तो स्टील की कंपनी जब शुरू करना चाह रही थी तो इसके लिए इनको आयरन ओर चाहिए था, लोहा के जो है वो अयस्क चाहिए थे। ठीक है, आयरन ओर जो है चाहिए होते थे इनको। ठीक है, देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में चले गए हैं, हिंदी मीडियम में लिख देते हैं लौह अयस्क। ठीक है,
लौह अयस्क उन्हें चाहिए होता था। तो कई जगहों पर उन्होंने जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर जो है उन्होंने लौह अयस्क ढूंढना शुरू किया। लौह अयस्क के सैंपल्स को वो जर्मनी भेजते थे। जर्मनी में जो है वहाँ पर चेक होता था, जांच होता था कि हाँ भाई इसका क्वालिटी कैसा है। तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे जगह पर जो है इनको बहुत ही घटिया क्वालिटी का जो है या बहुत ही कम उपयोगी लौह अयस्क इनको मिल रहे थे। अंत में इनको एक अच्छा बहुत ही बेहतरीन लौह अयस्क का खदान मिला इनको उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में जो है इनको मिला था, ठीक है। तो यहाँ से जो है इन्होंने जो है शुरू किया अपना फैक्ट्री, ठीक है। उड़ीसा के आसपास जो है मध्य प्रदेश पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है एक साक्षी नाम का जगह है, वहाँ से जो है इन्होंने शुरू किया था अपना स्टील का फैक्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको हम बता दिए हैं। क्यों ये हम क्यों बताए? क्योंकि ये समझाना था हमको कि अगर हम संसाधन का पता लगा रहे हैं तो उसकी कितनी मात्रा उपलब्ध है और किस क्वालिटी का है ये भी जांच करना हमें जरूरी है। तो संसाधन नियोजन के जो उपाय हैं उसमें पहला हम उपाय क्या बतलाए कि सर्वेक्षण द्वारा संसाधनों का पता लगाना, है ना। पहला हम ये बताया आपको, सर्वेक्षण द्वारा संसाधनों का क्या करना, पता लगाना। कौन ऐसे ऐसे लिख देता है टेढ़ा मेढ़ा? सर्वेक्षण द्वारा संसाधनों का पता लगाना, ठीक है। ऐसे मेरा लिखने का मूड होता नहीं है पर आज मैं लिख रहा हूँ संसाधनों का पता लगाना, ठीक है। वैसे लिख दो तो भी अच्छा ही है, कम से कम आपके लिए टॉपिक तो रहेगा कि इसमें हाँ ये लाइन दिया हुआ है उसमें एक्सप्लेन करके अगर लिखना हुआ तो लिख देंगे, ठीक है। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम इसका ये होता है कि संसाधनों की गुणात्मक और जो मात्रात्मक अनुमान है उसको लगाना, ठीक है। तो संसाधनों के गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्या चीज हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा कि सरकार और जो राज्य सरकार है, ठीक है। तीसरा में यहाँ पर क्या दिया है, विकास की योजनाओं को चरणबद्ध रूप से तैयार करना, ठीक है। विकास की योजनाओं को, ठीक है, विकास की योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से तैयार करना, मतलब विकास की योजनाएं जो भी बनाई जानी है उसको एक सही ढंग से जो है बनाया जाए, ठीक, तब जाके जो है उसको लागू किया जाए, को चरणबद्ध तरीके से लागू करना, ठीक है। ये हुआ तीसरा काम। चौथा काम एनसीईआरटी में तो 3 ही दिए हैं, भारतीय भवन में 4-5 दे रखे हैं, ठीक है। इसने कहा है कि समुचित विकास के लिए उचित तकनीक को अपनाना, मतलब तकनीक हमें ऐसा लगाना है जो हमें महंगा ना पड़े, सस्ता पड़े और आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी तकनीक का उपयोग करना, है ना। तो इसमें अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, आसानी से सस्ती एवं आसानी से उपलब्ध होने वाला तकनीक का इस्तेमाल करना, सस्ती एवं आसानी से उपलब्ध होने वाला तकनीक। इसका क्या मतलब हुआ, इससे ये क्यों जरूरी है? सस्ती एवं आसानी से उपलब्ध होने वाला तकनीक का उपयोग, तकनीक का उपयोग ये क्यों जरूरी है, ठीक है। क्योंकि सस्ता और आसान होगा, आसानी से उपलब्ध होगा, तो इसका मतलब हुआ कि हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे उसको। अगर कोई खनिज हमें ज़मीन के अंदर से निकालना है तो आसानी से निकाल पाएंगे, कम खर्चों में निकाल पाएंगे। तो इससे क्या होगी कि एक तो महंगाई पर नियंत्रण तो रहेगा ही, साथ ही साथ अगर हम दूसरे देशों के साथ इन संसाधनों को बेचते हैं, इन संसाधनों से बने वस्तुओं को बेचते हैं, तो हमें जो है इसका फायदा ज़्यादा होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा, और इसका परिणाम होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो विकास करेगी, अर्थव्यवस्था का विकास होगा,
है ना। तो इसलिए सस्ती एवं आसानी से उपलब्ध होने वाली तकनीक का उपयोग किया जाना, और साथ ही साथ विकास की योजनाओं तथा सरकार की योजनाओं में जो है क्या करना, तालमेल स्थापित करना। ठीक है, विकास की योजनाओं और सरकार की योजनाओं में तालमेल स्थापित करना। तो ये मुख्य पॉइंट्स जो है होते हैं संसाधन नियोजन को अपनाने के तरीके को लेकर। ठीक है, संसाधन नियोजन के अपनाने के तरीकों को लेकर क्या है, मुख्य पॉइंट्स ये हुए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम आपको आगे का चीज जो है वो बिना देखे ही कोशिश करते हैं बताने का। ठीक है, कहीं कहीं पर अगर ईयर वगैरह जो है हमको देखने की जरूरत पड़े तो हम देखेंगे। ठीक है, और ताकि इससे क्या होगा कि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, बहुत दिन से ये सब चीज़ हम भी पढ़े नहीं, तो रिवीजन हो जाएगा और जो चीज़ें हम भूलने लगे हैं वो कम से कम हमको भी याद होने लगेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और ज़्यादा नहीं, अभी 12th पास किया हूँ इसी साल और आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर मैं देता हूँ तो उसमें मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसके लिए मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आपके बहाने नहीं, आपको पढ़ाने के बहाने कम से कम मेरा भी तो रिवीजन हो रहा है ना। तो ये एक अच्छी बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको आसान शब्दों में समझाने का, समझ पा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इससे क्या हो रहा है कि हमको याद भी होने लगेगा, ये चीज़ रिवाइज करेंगे हम भी, याद होने लगेगा। ठीक है, हम क्या है कि बुक्स सामने में रखे हुए हैं, पहले से पढ़े हुए नहीं है इसको। ठीक है, पर जब 10th में थे 2 साल पहले तब पढ़े थे, और अभी जो है टॉपिक्स हम ऑलरेडी यहाँ लिख के खाली रखे हैं, बाकी जो भी चीज़ें याद है वो बोल रहे हैं, और जहाँ पर हमको लगता है कि हम भूल रहे हैं तब हम किताब देख ले रहे हैं। ठीक है, नोट्स हम नहीं बनाए हैं, इसलिए हम बोले कि हम नोट्स हम आपको कम ही उपलब्ध करा पाते हैं, हम आपको जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर समझाते हैं। ठीक है, वैसे एक बार वीडियो चेक कर ले, चल रहा है कि रुका हुआ, हाँ चल तो रहा है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि बीच में हम कई बार वीडियो को पॉज कर रहे हैं ना, तो एक बार कैसे क्या हुआ था कि वीडियो पॉज किए वो रुका ही रह गया, चालू हम किए ही नहीं और फिर पूरा क्लास हम पढ़ा दिए। लगभग उस दिन हम कोशिश किए थे कि काफ़ी लंबा क्लास हो, उस टाइम पे मेरे कॉलेज में क्लासेज स्टार्ट नहीं हुए थे तो मेरे पास पर्याप्त समय हुआ करता था, तो हम काफ़ी लंबा क्लास किए थे, कोशिश किए थे कि 2 घंटा चलो जो है आज खींचते हैं। क्या हुआ कि आधा घंटा बाद जो हम पॉज किए थे ना वीडियो, वो रिज्यूम करना ही भूल गया, बाकी हम पूरा लेक्चर देते जा रहे हैं, बार बार बोर्ड पे मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, समझाते हुए चले गए। जब गए उधर सेव करने वीडियो तो मालूम पड़ा अरे भाई वीडियो रिज्यूम ही नहीं किए थे, आधा घंटा तक ही वीडियो रह गया, पूरा रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, काफ़ी सारा मेहनत मेरा बेकार चला गया था, इसीलिए हम चेक कर लिए हैं। ठीक है, खैर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, संसाधनों का संरक्षण। तो हम महत्व तो जान रहे हैं कि संसाधन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी जान रहे हैं कि संसाधन जो है वो सीमित है, बहुत ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन जो है हमें प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप मिला है तो हम उसका धड़ल्ले से उपयोग करें, है ना। भगवान जी हमको तोहफा दिए हैं, भाई भगवान का दिया हुआ तोहफा है, जैसे इस्तेमाल करना करो, क्या दिक्कत है ना। करने लगे एकदम से पूरा अनियोजित तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, क्या होगा, संसाधन की बर्बादी होगी, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनकी भी तो नीड है, उनकी भी ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या चीज़ कहाँ से लाएंगे हम लोग संसाधन, वो लोग संसाधन कहाँ से लाएंगे। ये जो संसाधन आज है वो बचे हुए रहेंगे उनके लिए, उसी संसाधन से वो तो आगे का अपना ज़रूरत पूरा करेंगे ना। तो इसीलिए हमें संसाधन को बचा कर रखने की आवश्यकता होती है, संसाधनों को संरक्षित करने का ज़रूरत पड़ती है। तो ये संसाधनों का संरक्षण है क्या, तो संसाधनों के संरक्षण से हमारा तात्पर्य यह होता है कि आज की ज़रूरतों, भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को सुनियोजित ढंग से उपयोग करना, ताकि उसकी बर्बादी न हो और अधिकतम संसाधन का उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए किया जा सके, तो उसको हम लोग कहते हैं संसाधनों का संरक्षण। क्या, फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। संसाधनों के संरक्षण से हमारा तात्पर्य यह होता है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
उपलब्ध संसाधनों का सुनियोजित ढंग से उपयोग किया जाना, ताकि अधिक से ताकि कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक जरूरतों को पूरा किया जा सके और संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके। ये होता है संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, ये होता है क्या? संसाधनों का संरक्षण। मैं विश्वास के साथ आपसे ये कह सकता हूँ कि अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो बिल्कुल ही साफ और स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो कमेंट करके आप हमें बता दीजिए, हम उसका निवारण अगले वीडियो में करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का संरक्षण का परिभाषा तो मैंने बता दिया। अब संसाधनों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय प्रयास है, यानी देश के अंदर जो प्रयास किए जा सकते हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा आपके बुक में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चाएं की गई पर्यावरण को बचाने के लिए, संसाधन को बचाने के लिए, उसकी जिक्र जो है हम लोग यहाँ पर अब करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा लोग। ठीक है, यहाँ पर जो है कहता है कि इसमें क्या क्या हुआ। बहुत सारे सम्मेलन हुए थे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में सुनेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन करके कुछ था ये। ठीक है, ये पेज कहाँ है? हाँ देखो, सबसे पहले जो है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में क्लब ऑफ रोम ने बताया था। किसने बताया था? क्लब ऑफ रोम ने। सबसे पहले जो है क्लब ऑफ रोम की तरफ से जो है इसकी अगुवाई की गई थी। संसाधनों के संरक्षण के लेकर के जो है कहा गया था। ये कहा गया था 1968 में ही कहा गया था। ठीक है, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने जो है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात कही थी। क्या? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात कही थी। क्या? विवेकपूर्ण उपयोग की बात इसने बोला था। ठीक है, किसने? क्लब ऑफ रोम ने। अब दूसरा प्रयास किसका है भाई? तो विश्व शिखर सम्मेलन। किसका? विश्व शिखर सम्मेलन का। विश्व शिखर सम्मेलन जो है ये 1972 ईस्वी में हुआ था। विश्व शिखर सम्मेलन ये हुआ था आपका 1972 ईस्वी में 5 जून को। कब हुआ था? 5 जून 1972 ईस्वी को ये जो है सम्मेलन हुआ था। और इसी के बाद से जो है आपको हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के रूप में हर साल हम लोग 5 जून को मनाते हैं ना। कब से मनाया जा रहा है? 1972 से मनाया जा रहा है ये चीज। विश्व शिखर सम्मेलन में ये फैसला लिया गया था। अब सवाल उठता है कि ये हुआ कहाँ था, है ना। ये हुआ कहाँ था? तो इसमें जो है यहाँ पर स्टॉकहोम एक शहर है, वहाँ हुआ था। कहाँ? स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? स्टॉकहोम में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य था इसका, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर बात करना और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सभी देशों को एकजुट करना, ताकि जो है सभी लोग संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दे सके। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, अब हम तीसरे प्रयास की बात करते हैं। विश्व शिखर सम्मेलन समझ में आया ना? कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ? स्टॉकहोम में हुआ था। और इसी में जो है ये निश्चय हुआ था कि 5 जून को हर साल जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज हुआ। इसी के बाद जो है एक बहुत ही महान व्यक्ति है, हमारे देश के ही है, महात्मा गांधी। इन्होंने कहा था, बापू गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं ये। इन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पर पेटी भरने के लिए नहीं, है ना। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कहने का मतलब क्या है कि उनके कहने का अर्थ ये था कि हमारे पास संसाधन तो बहुत उपलब्ध है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये चाह रहा है कि हम उन संसाधनों को केंद्रीकृत कर ले, मतलब उन सभी संसाधनों पर हम अपना अधिकार स्थापित कर ले, है ना, उन सभी संसाधनों को हम अपने घर में भर ले, पेटियां भर ले, अपने बक्से भर ले उस संसाधनों से, तब जाके ये जो है संसाधन की कमी महसूस होने लगेगी। ठीक है, जैसा कि आज के समय पर हो रहा है। लगभग जो है कह सकते हैं कि
पूंजी की बात अगर हम करें आज के समय में, तो बहुत सारी पूंजी जो है वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई है। बहुत कम ही लोग हैं हमारे भारत देश में जो जिनके पास पूंजी है, पैसा है। ठीक है, नाम तो आप स्पष्ट रूप से समझ ही गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्या है कि पूरे भारत की पूरी पूंजी को जो है कुछ लोगों ने जो है अपने नियंत्रण में कर लिया है, और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि देश के भविष्य और देश की एकता के लिए भी खतरा है। ठीक है, समझ गए ना। तो आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की तरफ, जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, महात्मा गांधी जो है ना वो एक विचार तो हम बता ही दिए आपको महात्मा गांधी का। उन्होंने एक और बात कहा था, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों पर वो बहुत जोर देते थे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा ना कि जो महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी जो है वो मशीनों द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। ठीक है, मशीनों द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे, मशीनों द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। ठीक है, उनका मानना था कि अगर फैक्ट्रियों की स्थापना से उनको कोई दिक्कत नहीं था, अगर उनको इतना ही दिक्कत होता फैक्ट्रियों की स्थापना से, तो टिस्को की स्थापना वो नहीं करवाते। ऐसा ये तथ्य दिया जाता है, बताया जाता है। हालांकि इस तथ्य की प्रामाणिकता को मैंने जांचा नहीं है, मेरे टीचर ने मुझे बताया था। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं विश्वास करके आगे जो है चल रहा हूँ। हालांकि मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझे टाइम मिले मैं इस तथ्य को जांचूं। ठीक है, और फिर आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको क्या बात है वो, आप भी कोशिश कर सकते हैं इसको तथ्य को जांचने की। बताया जाता है कि 1907 में टिस्को की स्थापना जो जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया वो महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रेरित था। महात्मा गांधी जब बहिष्कार कर रहे थे विदेशी वस्तुओं का, स्वदेशी का नारा वो दे रहे थे। ठीक है, तो इस बीच में जो है अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजों की नौकरी छोड़ेगा, ब्रिटिश सरकार की नौकरी को छोड़ रहा है, तो उसको फिर रोजगार चाहिए ना जी, रोजगार तो चाहिए, तभी तो वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने जो है जमशेदजी टाटा, जो कि उस समय बड़े पूंजीपति थे भारत के, उनसे संपर्क करते हैं और उनको राजी कर लेते हैं कि आप टिस्को की स्थापना करिए, ताकि जो है जो लोग भी अंग्रेजों की कंपनी, अंग्रेजों की जो दफ्तर है, ब्रिटिश ऑफिसर्स की कार्यालय है, उनको छोड़ करके आएंगे, उनकी नौकरियां छोड़ करके आएंगे, जो अंग्रेजों की सेनाओं से छोड़ करके आएंगे। ठीक है, उनको रोजगार देने का एक जरिया जो है हमें मिल जाए। तो इसी से प्रेरित था टिस्को की स्थापना, ऐसा बताया जाता है। हालांकि मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, इस बात को अगर कोई बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं जो इस बारे में जानकारी रखते हैं तो इसको अन्यथा ही ना ले। अगर आप चाहते हैं कि इस तथ्य की जांच कर ली जाए तो आप खुद से भी तथ्य की जांच कर सकते हैं, मैं भी कर लूँगा। उसके बाद मैं फिर से आपको एक बार बताऊंगा कि हाँ भाई ये एकदम सत्य है। अगर इसमें थोड़ी सी भी असत्य बात हो तो हमें भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे इसको ना बढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी बस ऐसे ही फ्लो में जब मशीनों के द्वारा उत्पादन की बात हुआ तो मैंने जो है बता दिया है आपको। ठीक है, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी तथ्य बताने से पहले जो है मैं खुद उसकी जांच पड़ताल बहुत अच्छे से कर लूँ। आज मैं नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बहुत कम समय था मेरे पास और मुझे लगा नहीं था कि ये तथ्य मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस ऐसे ही मशीनों द्वारा उत्पादन की बात को लेकर जो महात्मा गांधी के विचार थे उस पर ये बात जो है निकल आया, मन में इच्छा हो गई कि चलो बोल ही देता हूँ। ठीक है, तो बोल दिया है मैंने। महात्मा गांधी जो है वो मशीनों द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे, लेकिन वो फैक्ट्रियों के विरोधी नहीं थे। ठीक है, वो चाहते थे कि फैक्ट्री लगे ताकि लोगों को रोजगार मिले, और वो चाहते थे कि वहाँ पर मनुष्य काम करे, मशीनों द्वारा काम ना हो, क्योंकि मशीनों द्वारा जो है वो तुरंत ही काम हो जा रहा है और बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार का अवसर जो है वो छीन जाता है मशीनों के आ जाने के कारण। जैसे अभी के टाइम पे ही देखिए ना, बहुत सारे एआई के आ जाने से अभी क्या है, बहुत सारे लोगों का जो है नौकरी खतरे में पड़ गया है।
कोई जो है 4 साल 5 साल मेहनत करके म्यूजिक सीखा था, म्यूजिक को कंपोज करना, म्यूजिक प्रोड्यूस करना सीखा था, गाने बनाना, गाने रिकॉर्ड करना सीखा था। आज AI जो है गाने को तुरंत 2 मिनट में, 3 मिनट में, 2 घंटे में जो है तुरंत कंपोज कर दे रहा है, रिकॉर्ड भी कर दे रहा है, उसके लिए एक बढ़िया सा ट्यून भी बना दे रहा है। तो बताइए वो संगीतकार बेचारा जो 4 साल 5 साल मेहनत किया, उसका मेहनत बर्बाद ही न जाएगा। जो कंप्यूटर से काम करता था, अब वो ऑटोमेटिक जो है AI के जरिए काम हो जा रहा है, 2 मिनट में हो जा रहा है। तो अब उस स्टाफ की जरूरत क्या पड़ेगी बताओ। यहाँ तक कि चाय बनाने वाला मशीन भी जो है आने लगा है। अब चाय बनाने वाला मशीन, खाना बनाने वाला मशीन, जो रसोई गरीब लोग जो किसी बड़े घर के में रसोइये का काम करते हैं, अब क्या होगा, वहाँ पर मशीनों से खाना पकाया जाएगा और रसोइया बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, तो ये मशीनों और जो कई, हम ये नहीं कह रहे कि नई तकनीक हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, नई तकनीक हमें चाहिए, सस्ती तकनीक चाहिए ताकि देश का विकास हो सके, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। हमें ऐसा तकनीक नहीं चाहिए जो रोजगार को छीनता हो, जो रोजगार छीनता हो ऐसा तकनीक हमें नहीं चाहिए। हमें रोजगार उत्पन्न करने वाला तकनीक चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है महात्मा गांधी जो है संसाधनों के सही इस्तेमाल पर जो है जोर देते थे, मशीनों द्वारा उत्पादन का विरोध करते थे और लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जोर देते थे, क्योंकि वहाँ पर मशीनों से उत्पादन नहीं होता था, वहाँ पर मनुष्य हाथों से काम करते थे, हाथों से कपड़ों की बुनाई करते थे, सूत की कटाई करते थे, ठीक है, उससे उनको रोजगार मिलता था। तो इसी विचारों पर आधारित लघु उद्योगों के विचारों पर ही आधारित एक पुस्तक लिखा गया सुमशेर के द्वारा। किसके द्वारा? सुमशेर के द्वारा लिखा गया था ये पुस्तक। इस पुस्तक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देखिए, हम जो है कई बार आपको कुछ कुछ बातें जो है वो बड़ा करके बता देते हैं, लेकिन हाँ ये है कि वो चीज़ें जब आप सुनेंगे तो आपको जो तथ्य मैं बता रहा हूँ वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, आप कभी उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए आप उन चीज़ों को भी धैर्यपूर्वक सुना करिए। हाँ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको बीच में अगर कोई सवाल पूछने का मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ मैथ्स की क्लासेस तो अभी भी लाइव हम कर ही रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस हमने बंद इसलिए कर दिया है क्योंकि लाइव क्लासेस में जो है वो स्टूडेंट्स जुड़ नहीं रहे थे, और इसका कारण ये नहीं था कि हम अच्छे पढ़ा नहीं रहे थे, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हम जो है टाइम जो लाइव का रख रहे थे वो 9 बजे से शाम को, है ना, शाम को रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे रख रहे थे। बताओ, इस टाइम पे सब लोग लगभग सो जाते हैं, काफ़ी लोग सो जाते हैं जा कर के, नहीं तो इस वजह से जो है हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। बहुत कम बच्चे ही, 6, 7, 8 बच्चे ही जो है उसमें जुड़ रहे थे। हालांकि हमारे सब्सक्राइबर्स जो है लगभग 140 के करीब है, नया चैनल है, और 140 सब्सक्राइबर्स का मिल जाना महज कुछ महीनों में, 2-2.5 महीने हुए हैं अभी, लगभग 2.5 महीने 3 महीने पूरे होने वाले हैं, ठीक है। इसमें 140 सब्सक्राइबर्स का मिलना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आज के समय में जहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, वाइट बोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड पर वो पढ़ा रहे हैं, वो संसाधन उनके पास अधिक है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, पर कंटेंट की क्वालिटी जो है हम बेहतर रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो है हमें ये 140 सब्सक्राइबर्स मिले भी हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम पर विश्वास किया, भरोसा किया। और आज के समय में जब तकनीक पर भरोसा किया जा रहा है, आपने जो है कम संसाधन होने पर भी हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारे साथ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सुमशेर ने एक पुस्तक लिखा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें जो है उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को, जिनमें वो लघु एवं कुटीर उद्योगों के स्थापना की बात करते हैं, उनको जो है प्रस्तावित किया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। नाम से ही पता चल रहा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, नहीं मतलब ब्यूटीफुल ठीक है, तो है ठीक, हमको लगा कहीं गलती तो नहीं ना लिख दिया है ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। चलो अब अच्छा, ये लिखा कब था भाई? लिखा कब था? ये 1974 में लिखा था। ये लिखा कब था?
1974 में। ठीक है, बातें बहुत हो गई हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में देखो क्या कहता है। 4 नंबर में है आपका आवर कॉमन फ्यूचर। देखो 1987 ईस्वी में एक कमीशन की स्थापना हुई थी। कब? 1987 ईस्वी में। ये कमीशन कौन सा था? तो ब्रंडट लैंड। ठीक है, कौन सा था? ब्रंडट लैंड कमीशन जो है एक बना था, जो कि उस समय 1987 में ये बनाया गया था। इसका उद्देश्य था विश्व के अलग अलग देशों के अनेक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके, लाइन को अभी कटना था, किधर गया? अंधेरे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है।